हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल आपका और मेरा खूबसूरत सा चैनल इजी मैथ पे। मेरा नाम पवन सनरिंग है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को मैथ के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज के बारे में पढ़े थे और आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो उसमें एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है और होती भी है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज। कुछ लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो हम बताते हैं अभी कि ये लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब ये है कि दो जब नॉन जीरो मैट्रिक्स को हम आपस में गुना करते हैं ना, तब उसका आंसर जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब होता है, ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब होता है। ठीक है, कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेज। जीरो मैट्रिक्स होता है जब हम लोग दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स कौन होता है जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो जीरो हो जाए। तो वही कह रहा है कि अगर दो हम नॉन जीरो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तब उसका आंसर जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। और एग्जांपल के लिए हमने ये सेट किया है जो कि एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन का तरीका अभी फिर से बता देते हैं एक बार, और इसको आपका काम है कि इन दोनों को गुना कीजिएगा और देखिएगा कि प्रत्येक एलिमेंट जीरो आ रहा है। बस यही काम कह रहा था। ठीक है, हम इसलिए पहले लिख के रेडी कर ली क्योंकि वीडियो की टाइमिंग फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, इसके बाद कुछ आता है पर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें सबसे पहला जो है द एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये जो है तीन मैट्रिक्स पे काम करेगा। इस प्रकार से मान लीजिए कोई ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर कोई मैट्रिक्स दिया और सी बराबर कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया है तो उसमें जो है एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मतलब पहले इन दोनों को गुना कर लीजिएगा और फिर इसको गुना कीजिएगा, और दूसरा में फिर ए को पहले रख लीजिएगा और बी सी को पहले गुना करके फिर ए से गुना कीजिएगा। ये इसलिए फॉलो करता है और इसलिए बताया गया क्योंकि लगता है पिछले क्लास में हम नहीं बताया तो अभी देख लीजिए कि मैट्रिसेज ना ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल नहीं होता, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता। जैसे कि जनरली हम लोग अगर रियल नंबर में गुना करते हैं कि 2 गुने 3 इज इक्वल टू 3 गुने 2, तो ये दोनों इक्वल होता है। बट मैट्रिसेज में ऐसा नहीं होता है। मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कोई ऐसा मैट्रिक्स मिलता है ए और बी जो जिसका मतलब जो एग्जिस्ट कर जाए, बट अक्सर मतलब ज़्यादा टाइम में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ को बताया गया है कि एसोसिएटिव ये रूल नहीं फॉलो करता बट एसोसिएटिव को फॉलो करता है। मतलब तीन मैट्रिसेज पे अगर देखा जाए तो ए बी, पहले ए तीन मैट्रिसेज हम बताएं कि ए बी सी को दिया हुआ है तो पहले ए बी को गुना कर लीजिए और इन दोनों को गुना करके जो गुणनफल आएगा उसके बाद उसमें सी गुना कीजिए, और फिर पहले बी सी को गुना कर लीजिए और फिर जो गुणनफल आएगा उसमें ए से गुना कीजिए तो ए सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो अपने मन से कोई तीन मैट्रिसेज ले लो, ठीक है, और नहीं तो दे देंगे, उसमें क्या है। और उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज में। ठीक है, मतलब कि तीन मैट्रिसेज कोई है तो पहले बी प्लस सी को जोड़ दो और फिर उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर ए जो है ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो प्रकार के होता है, एक पहले जोड़ दो, मतलब कि एक जो है ए प्लस बी को जोड़ दो फिर सी से गुना कर दो तो ये सी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और आता है जो कि हम अभी बताते हैं। जैसे कि पिछला मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी में हम बताए थे क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसी प्रकार इसमें जो होता है तीसरा प्रॉपर्टी जो होगा आपके बुक में एनसीईआरटी में वो होगा द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका क्या है भाई साहब। तो इसका तरीका ये है कि मतलब कोई भी मैट्रिक्स में वैसा किस चीज़ से गुना करे
कोई भी मैट्रिक्स में कौन वाला ऐसे मैट्रिक्स से गुना करें ताकि उसके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, अरे यार जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या पढ़े थे कि उसमें क्या जोड़े, अरे वो एडिटिव था ना, वो एडिशन था, तो बोला जा रहा था कि क्या ऐड करे कि वो मतलब उसमें चेंजिंग नहीं आए। और एक क्या मल्टीप्लिकेटिव है तो इसमें बोल रहा है कि क्या गुना करे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, गुना ही होता है ना। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन मतलब कौन सा ऐसा चीज से मल्टीप्लाई करे ताकि उस मैट्रिसेज पे कोई फर्क ना पड़े। तो कोई भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या फर्क पड़ जाता है। और हम बता चुके कि 1 कौन सा वाला मैट्रिसेज का मान होता है, मतलब सोचिए बता चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है कैसा होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या कहा, हम बताएं कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे का, आई क्रॉस जे का, ठीक है, ए बराबर। अब इसमें हम क्या ऐसा गुना करें ताकि मेरा इस मैट्रिसेज पे कोई फर्क ना पड़े। तो आई जो होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका मान, मैंने तो बोला कि ऐसे जनरली किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना संभव नहीं होता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 होता है। हमने प्रूफ भी किया था लेक्चर नंबर 3 में, अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे और आई क्रॉस जे इंटू आई, आप फिर इसको सिंपली ए आई जे ही करके लिख दो। ठीक है, आई क्रॉस जे, अरे मतलब कहने का मतलब ये पूरा ई मैट्रिसेज को पूरा ये दिखाता है, तो ए में आई से गुना कीजिए तो आई ये रह जाएगा और ए यही चीज़ सिखा रहा है एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में ऐसा क्या गुना करे ताकि उसके मान, उसके वैल्यू, मतलब कि उस मैट्रिसेज में कोई भी फर्क ना पड़े। ये आपको भी पता है भाई, ये आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ में हम क्या ऐसा गुना करें कि मतलब उस चीज़ पे कोई फर्क ना पड़े। तो एक, ठीक है ना। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते कैसे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो 2 क्रॉस 2 का अगर बनाना है तो सबसे पहला एलिमेंट जो होता है 1, उसके बाद 0 0, मतलब डायगोनल वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, और डायगोनल के बारे में तो आपको पता ही है, मान लीजिए कि 2 क्रॉस 2 का है ना, हाँ, तो 2 क्रॉस 2 का इतना ही बन गया। ठीक, ये डायगोनल वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए, बाकी का एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, और अभी जो हम गुना से रिलेटेड बताए हैं तो एक मेरा तरीका है जो कि अभी तक मतलब आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, जो मैं जिस तरीका से मैंने बताया है जिस तरीका से मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया है मल्टीप्लिकेशन का तरीका, वैसा अभी तक YouTube में नहीं मिलेगी दोस्त, आप मेरा विश्वास करो। और वो तरीका बहुत ही गजब का है, मतलब गलत होने का बहुत मतलब चांस ही नहीं कि गलत हो अगर उस तरीका से, जिस तरीका से हमने बताया है। और अभी एक ट्रिक भी बताएंगे बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन का, जैसे 3 क्रॉस 3 का थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक भी बताएंगे। जैसे NCERT का एक क्वेश्चन उठाते हैं कि मान लिया जाए कि दूसरा 1 2 3 है, ठीक है, और 2 3 4 है, इस प्रकार से NCERT में क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो रो कॉलम होता है, तो इसमें कितना रो है, 3 है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना संभव 3 गो, वर्टिकल 1, इसमें कितना है भाई साहब 1 × 3 है। हम क्या बताए थे, अगर 3rd लेक्चर नंबर नहीं देखे हैं आप मेरा मैट्रिसेज का, तो भी फिर से एक बार बोल देते हैं कि किसी भी मैट्रिसेज का गुना करना तभी संभव होता है जब पहला वाला मैट्रिसेज का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिसेज का नंबर ऑफ रो मिलता है। तो देखिए इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। हम बोले थे कि याद करने के लिए आसानी, मतलब बोलने में अच्छा लगता है, बोलने में गजब लगता है, मतलब मस्त लगता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि पहला का दूसरा और दूसरा का पहला अगर मिल रहा है, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला अगर मिल रहा है, सेम चीज़ है, तभी हम मैट्रिक्स को गुना कर पाएंगे, वरना गुना करना संभव नहीं होता है। और जो इसका आंसर निकल के आता है गुना करने के बाद मेरे दोस्त, वो बचे हुए ऑर्डर में, मतलब जो बचा हुआ जो नहीं मिल रहा है उस ऑर्डर में आता है, तो 3 क्रॉस 3 में आता है। और मेरा जो तरीका था बताने का, मतलब जो हम बनाए हैं, हम खुद से ये तरीका बनाए हैं कि कोई भी मैट्रिसेज का एलिमेंट सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए। तो 3 क्रॉस 3 का अगर एलिमेंट आप देखेंगे दोस्त, तो सबसे पहला एलिमेंट हम बता चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में चाहे फर्स्ट में, A11 A12 दोनों में बताएं, A1 3 A21 A22 और A23 A31 A33 A32 और A33, ऐसा एलिमेंट आप बना लीजिए। और फिर क्या कर दीजिए, सब एलिमेंट के बारे में आप पता कर लीजिए कि मतलब यार जो इसका आंसर होगा इस ऑर्डर में होगा और इसके अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ जो है एलिमेंट ही है ना, तो बस इतना ही आंसर हो जाता है। जो इसकी मतलब A11 का जो मान आएगा, A12 का जो मान आएगा, A13 का जो मान आएगा, उसके पोजीशन पे रख देंगे, वही आप NCERT के जाके देख लीजिएगा, आंसर में वही रहेगा। ठीक है, तो A11 निकाल लेंगे, A12 निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे,
इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, A21 निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, A23 निकाल लेंगे, और इधर क्या निकाल लेंगे भाई, A31, A32, A33। अगर इतना आप निकाल पाएंगे, और बहुत ही गजब तरीका से हम अभी बताते हैं, अगर आप थर्ड लेक्चर नहीं भी देखें तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगी, 100% आ जाएगी। तो इसको फटाफट निकालते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका ये है कि हम इतना तक तो बता चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है, E1 जो बतलाता है कि वो किस रो में है, और E1 जो बतलाता है किस कॉलम, मतलब पहले रो होता है बाद में कॉलम होता है। तो इस 1 का मतलब पहला, इस 1 का मतलब ही पहला, मतलब पहला रो के पहला कॉलम में। और हम अपना जो कंसेप्ट में ऐड की है गुना वाला रिलेशन में, कि ये जो पहला होगा ना, ये सिर्फ पहले वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा, और ए पहला जो है A1 डिजिट जो दिख रहा है, ये दूसरे वाला मैट्रिसेस के काम किया है, दूसरे वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा। बस इतना ही कंसेप्ट हम ऐड किए हैं, ठीक है। मतलब 1 का मतलब पहला, तो ये पहले वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा। और हम जानते हैं कि पहले रो होता है, तो मतलब पहला वाला रो, इसको देखना है, ठीक है। और ये 1 जो है दूसरे वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा, और A1 जो है दूसरे वाला मैट्रिक्स के लिए काम करेगा, और इस 1 का मतलब पहला, और बाद में क्या होता है, कॉलम। तो कॉलम हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो A1 एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 × 2। हम बोले थे कि जितना भी एलिमेंट होगा, जिस एक रो का जो पहला एलिमेंट होगा, कॉलम के पहले वाला एलिमेंट से ही गुना होगा, ठीक है। तो इसमें तो एक एक एलिमेंट है, तो हम लोग गुना कर देंगे 1 × 2। इसी प्रकार अगर समझ में आएगा तो A1 2, 1 का मतलब पहला, 2 का मतलब दूसरा। 1 जो है पहले मैट्रिसेस के लिए काम करेगा, 2 जो है दूसरे वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 × 3। अरे यार, ये 2 का मतलब दूसरा, और ये होता कॉलम, तो इस मैट्रिसेस दूसरे मैट्रिसेस के लिए काम करेगा। तो दूसरा कॉलम में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है दोस्त, ठीक है। A1 3 देख लेते हैं। 1 का मतलब क्या, पहला, 3 का मतलब तीसरा, इस 1 का मतलब रो, इस 3 का मतलब क्या, बाद में कॉलम होता है, तो कॉलम तीसरा वाला, ठीक है। तो A1 3 अगर हम निकालेंगे तो एक जो है पहला वाला मैट्रिक्स के लिए 3, अब तो समझ ही गए होगे भाई साहब। तो ये हो गया 1 × तीसरा वाला में कॉलम में 4 है, ठीक है। इसी प्रकार फटाफट अब हम निकालते हैं, आप पॉज करके आप ट्राई कीजिए। अब हम जल्दी जल्दी निकालते हैं, ठीक है। A21, तो 2 का मतलब दूसरा, और 1 का मतलब पहला। अब ये पहले रो होता है, और हम अभी बता चुके हैं कि ये 2 जो है ना, पहला वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा, और ये 1 जो है दूसरा वाला मैट्रिसेस के लिए काम करा। 2 का मतलब दूसरा रो, तो दूसरा रो में कौन है, ये 2 ही ना है, तो हम लोग 2 ले लेंगे। और 1 का मतलब पहला, पहला क्या होता है, बाद में कॉलम होता है, तो ये तो 2 × 2। कनेक्शन समझ रहे हो ना भाई। इसी प्रकार A22 देखेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखो आपको बाकी जो यूट्यूब पे बताया गया है तरीका ना, वो इस तरीके से बताया गया है कि पहला वाला रो को इसके पहले वाला कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला वाला रो के इसके पहले वाला मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब बताया गया है सेम चीज़, लेकिन अगर ये तरीका अगर आप सीख गए हो ना, तो मतलब गलत कर ही नहीं सकते हो भाई। मतलब इसमें पूरा एकदम क्लीन पता चल रहा है आपको कि हाँ ये काम करना है। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो 82 देख रहे थे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 × 3। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 2 × 4। आप समझ गया होगा आप। A31 मतलब तीसरा वाला रो और पहला वाला कॉलम, ये 3 जो है पहले वाला मैट्रिसेस के लिए काम करता है, और 1 जो है दूसरे वाला मैट्रिसेस के लिए काम करेगा। तो 3 × 2 और 3 × 3, और आप सीख गए होगे 3 × 4। फटाफट जो भी आंसर आता है और उस पोजीशन पे आप जो बैठा दीजिएगा। 2 × 1 2 3 4, 4, और यहाँ पे 6 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, और 3 × 2 6 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, 3 × 12 12। अब ये जो आंसर आया इसके पोजीशन पे आप लोग रख दीजिए, यही आपके एनसीईआरटी का आंसर बन गया। अभी एक ट्रिक भी बताएंगे, घबराइए नहीं। अभी जैसे बड़ा वाला कैलकुलेशन का एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तैयार हो गया 2 3 4 2 3 4 4 6 8 4 6 8 6 9 12। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप लोग अगर ये अभी समझ गए तो कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो भी मल्टीप्लिकेशन वाला है वो आप लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अभी हम ट्रिक वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। कि अगर बड़ा वाला 3 × 3 का 2 मल्टीप्लिकेशन रहेगा, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करना, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि आपके एनसीईआरटी वाला ही उठाते हैं। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और 1 - 3 5, और 0 2 4 3 0 5। इस प्रकार से तो आपको ऑर्डर तो पता करने आता ही है 3 × 3 का, ये भी 3 × 3 का, ठीक है। ये कोई A मैट्रिसेस होगा, ये कोई B मैट्रिसेस होगा। आपको निकालना क्या होगा, A.B। अभी ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए।
जिससे कोई भी मैट्रिक्स का आंसर जो होने वाला है, आंसर जो होने वाला है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना संभव कब है, जब पहला का दूसरा और दूसरा का पहला वाला चीज़ मिले और आंसर किस में रेडी होगा, 3 क्रॉस 3 में रेडी होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे क्योंकि ट्रिक थोड़ा समझाने में अच्छा हो, ठीक है। मतलब ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक ये है, आसानी आप विद इन सेकेंड में निकाल सकते हैं। ट्रिक ये है कि जो पहला वाला मैट्रिसेज का जो रो है, पहला वाला मैट्रिसेज का जितना भी रो है, पहला वाला मैट्रिसेज का जितना भी रो है उसको आप इस स्टाइल में उतार लिए, 2, 3, 4, 3, 4, 5 और 4, 5, 6, ठीक है। इस स्टाइल में उतार लीजिए। और दूसरा वाला मैट्रिसेज का जो कॉलम है, दूसरा वाला मैट्रिसेज का जो कॉलम है उसको आप ऊपर में इस स्टाइल में उतार लीजिए, मतलब कि 1, 0, 3 और -3 और 2 और 0, ये 3 क्रॉस 3 का है, और 5, 4, 5, 5, 4, 5, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग उतार लीजिए। और ट्रिक ये है कि इस तरीक़ा से आप लोग उतारने, बस इतना ही ट्रिक था, बाकी तो कैलकुलेशन का काम है। मतलब इसको इसके साथ गुना कर दिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ वाला एलिमेंट निकल जाएगा, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। मतलब समझ ही रहे होंगे, मतलब 2 को 1 के साथ प्लस, 3 को 0 के साथ प्लस, 4 को 3 के साथ, ठीक है। फिर 2 को -3 के साथ प्लस, 3 को 2 के साथ प्लस, 4 को 0 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ से देखना है 2 को 5 के साथ गुना करना है प्लस, 3 को 4 के साथ गुना करना है प्लस, 5 को 4 से गुना करना है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा वाला में देखेगा तो 3 को फिर से उसी स्टाइल में 3 को 1 से गुना करो प्लस, 4 को 0 से गुना करो प्लस, 5 को 3 से गुना करो, ठीक है। फिर वहाँ देखेगा तो 3 को -3 से गुना करो प्लस, 4 को 2 से गुना करो प्लस में 5 को 0 से गुना करो, 5 को 0 से गुना करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3 को हम लोग गुना करेंगे किससे, 5 से। ओह माय गॉड, अरे अलार्म लगा रहता है वही बज जाता है, सॉरी भाई। 3 गुने 5 प्लस, हाँ क्या सिखा रहे हैं, 3 गुने 5 प्लस हम लोग कर सकते हैं कितना, 4 गुने 4, 5 गुने 5, ठीक है। समझ रहे हो ना ट्रिक। अरे यार सिंपली गुना करके, अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए लेट हो रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट हो तो फटाफट 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 कर सकते हैं। तरीका ये था कि पहले वाला मैट्रिसेज का रो को इस स्टाइल में सजा दीजिए और दूसरा वाला मैट्रिसेज का कॉलम को इस स्टाइल में सजा दीजिए, ठीक है। और बाकी गुना कर दीजिए। जैसे 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, समझ में आया। फिर 4 को -3 से गुना करेंगे, 4 × -3 प्लस में 5 × 2 प्लस में 6 × 0, 6 × 0। फिर इसको देखेंगे 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस है बीच में, और 6 × 5 प्लस 6 × 5। अब आपका आंसर तैयार हो गया। कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा, समझ में आया। अरे यार 3 × 3 का आप अगर ऐसे गुना करते हो तो 3 × 3 का एलिमेंट जो होता, मतलब 3 × 3 में आता तो आपका 9 गो एलिमेंट बनाना पड़ता, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रिक है एक प्रकार का, मतलब जिस अगर अभी हम समझाएं तो इतना टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना, आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा ना तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ऐसे देखो, मतलब इसका कैलकुलेशन करके ला दे, बाकी आप 4 को कर लेना, 3 को हम कर देते हैं, मतलब 1 2 3 6 को बाकी कर लेना, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 3 0 4 3 12 2 14 हो गया इसका आंसर। ए हो गया 3 दूना 6 -6, ए हो गया 0, ठीक है। अरे यार 3 दूना -6, 3 दूना +6, तो -6 + 6 खत्म 0, और 4 × 0 0, 5 दूना ये हो गया 10 प्लस में 4 × 12 12 10 22 और 5 के 20, टोटल 42, ठीक है। तो यही देखना, आप एनसीईआरटी में मिला लेना आंसर इसका कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो यही एक प्रकार का ट्रिक था, और ये मतलब पिछले क्लास से रिलेटेड आज हम लोग ने कुछ बातचीत की है। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं जिनको सिखाया और उनसे बनने लगा है, जिनको सिखाया गुना जोड़ घटा इतना मैट्रिसेस पढ़े हैं, पूरा वीडियो देखे हैं और उनसे बनने लगा, तो उसके लिए मैं एक गाना सुना देता हूँ।
रे डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे और मेरा तुझ पे चल गया। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज ले लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना है तो जैसे कि देख लीजिए, एग्जाम्पल से ही लेते हैं, ठीक है ना, 2 3 4 5, पहले छोटा वाला ले लेते हैं 2x2 का, फिर लेंगे बड़ा वाला, घबराइए नहीं, लेंगे ठीक है। तो ए का वो अगर हमको ट्रांसपोज करने हैं तो तरीका ए है कि जो ए मैट्रिक्स का जो रो है, रो का जो एलिमेंट है, मतलब एक रो वाला जो पहला रो वाला जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, उसको आप पहले कॉलम में रख दीजिए। मतलब पहला रो यही बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना संभव तो वही होगा। अब हम बोलेंगे कि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट आता है उसको बोलते हैं पहला वाला रो में आ रहा है। तो पहला वाला रो में 2 और 3 एलिमेंट आ रहा है। तरीका कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए होता है कि पहला रो वाला जो एलिमेंट होता है ना, उसको पहले वाला कॉलम में रख दीजिए। कनेक्शन समझ में आया? पहला रो वाला जो एलिमेंट है, टोटल जितना भी एलिमेंट रहता है उसको पहले वाला कॉलम में सजा देते हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 भी रहता है, इसको 2 3 4 5 6 7 8 सजा देते। कनेक्शन समझ ही गए होंगे। और दूसरा वाला रो के दूसरा वाला कॉलम में 4 5, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे 2x2 है ना, तो इसका अदला बदली हो जाता है, मतलब ऑर्डर का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का अदला बदली हो जाता है। ये दोनों सेम लिए तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, दोनों 2 और 2 लिख रहे हैं, लेकिन इस पोजीशन वाला जो 2 था, पोजीशन का देखो हम ऐसे ऐसे स्टाइल में लिख देते हैं। तो ए जो आ गया 2, तो ये जो पॉइंट वाला आ गया इस साइड आ गया, गुड वाला चल गया उधर, मतलब इस 2 का अदला बदली हुआ, ये दोनों सेम है इसलिए पता नहीं चल रहा है। ट्रांसपोज समझ में आया? पहला वाला रो का जितना भी एलिमेंट होगा उसको पहले वाला कॉलम में रख देंगे, और दूसरा वाला रो का जितना भी एलिमेंट होगा उसको दूसरे वाले कॉलम में रख देंगे। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ और सीखिए कि ट्रांसपोज को हम लोग मैट्रिसेज को, मतलब कि ट्रांसपोज ऑफ ए है तो इस मैट्रिसेज को हम लोग ए डैश से दिखाते हैं, और फिर इसी को हम लोग ए टी भी बोल देते हैं। मतलब ठीक है, जैसे ए का अगर ट्रांसपोज किए हैं तो इसका सिंबल हम लोग ए डैश, फिर आप ए टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज समझ में आया? अभी एक और बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार और सिखा देते हैं। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान टॉपिक, इसमें मतलब कुछ समझाने वाला है ही नहीं, जितना समझाने वाला था उतना बोल चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, जैसे कि 2 3 4 और 5 2 7, इससे समझ में आएगा कि कैसे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग चेंज करते हैं। तो इसमें अगर ऑर्डर को हम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x3 होगा। अरे 2x3 होगा ना, 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। ठीक है, ये बराबर है। अभी बताएं कि ट्रांसपोज का सिंबल क्या होता है। तो जैसे कि किसी का ट्रांसपोज, अगर आप ट्रांसपोज ऑफ ए नहीं भी लिख रहे हैं ना, तो ए डैश, इसको ए डैश पढ़ते हैं, और चाहे तो ए टी लिख देंगे ना, तो इसका मतलब वही हुआ कि आप ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में गए? ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जो पहला वाला रो का जितना भी एलिमेंट है ना, उसको पहले वाला कॉलम में रख दीजिए। तो 2 3 4, अरे पहला वाला रो में ही ना 2 3 4, तो ये पहला वाला कॉलम 2 3 4। ठीक है, और दूसरा वाला 5 2 7। अब हमको बताइए तो आपकी इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी बताइए, फटाक से बताइए। ठीक है, अब इसका ऑर्डर देखेंगे तो 1 2 3 वो आ गया, चेंज किया भाई, देख लो प्रूफ देख लो, चेंज किया ना। हम बोल चुके थे, आपको विश्वास नहीं हो रहा था। आप देख लीजिए 2x3 है ना, तो 3 का पोजीशन यहाँ था लेकिन 3 पहले आ गया, मतलब अदला बदली हो गया ना। अरे यार, इसको बोलते हैं क्या, आई, यानी इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो, इसको बोलते हैं जे, और इसको फिर यहाँ पे भी आई और जे, मतलब ये नंबर ऑफ रो ही है बट स्थान चेंज हो गया। ठीक है, तो यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। और एक और बहुत अच्छी बात कि ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। चलिए, इसका थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज किए ए डैश,
और फिर से अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे ना तो फिर से ये यही हो जाएगा। कनेक्शन समझ लो, कनेक्शन समझो। कोई ये मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज कर दिए तो ए डैश बन गया, और फिर ए डैश का अगर हम करेंगे ना ट्रांसपोज तो क्या बन जाएगा, फिर से वही एलिमेंट। आप करके देख लेना। लो 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 2 3 4 है और 5 2 7 है, ठीक है। एक कोई ये है, आप इसको इस पे फॉलो करो। पहले इसको ए डैश बनाओ, ए डैश बनाएगा तो मतलब नंबर ऑफ रो नंबर को चेंज कर जाएगा, और फिर उसका ए डैश बना देना तो फिर से यही वाला बन जाएगा। समझ में आ गया? तो पहला एक प्रॉपर्टी यही है। पहला प्रॉपर्टी क्या है दोस्त, कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अरे यार इधर ना होगा प्रॉपर्टी इंग्लिश की जैसी की तैसी, ठीक है। तो दूसरा जो होता है यार मार्कर, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरा जो होता है कि के ए डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश। और एक और चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि यदि a इंटू बी का डैश होगा ना तो b डैश इंटू ए डैश ए वैलिड है, ठीक है ना। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई a डॉट बी है, जैसे कि a है और b है, इन दोनों को गुना करना है। तो यदि इन दोनों को गुना करने के बाद अगर हम डैश निकालते हैं तो फिर, जैसे कि हम तो बता चुके हैं गुना में कि ए बी इज इक्वल टू बी ए वैलिड नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी का डैश बी डैश इंटू ए डैश वैलिड है। मतलब आप क्या कीजिएगा कि पहले जैसे ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स है, गुना डाल दीजिए, दो मैट्रिक्स है, तो आप क्या कीजिएगा कि पहले बी का डैश निकालिए। अरे बी से बी डैश निकालने आता ही है, ए से ए डैश निकालने आता है, तो पहले ए इंटू बी करके फिर डैश कीजिएगा, और फिर बी को बी डैश निकाल लीजिएगा, बी को बी डैश निकाल लीजिएगा, ए को ए डैश, और फिर इन दोनों को गुना कीजिएगा तब ये वैलिड कर जाएगा, ठीक है। इतना ही प्रॉपर्टी था। अभी हम लोग बात करते हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है आज का। थोड़ी वीडियो की मतलब थोड़ी सी वीडियो कम रहेगी आज, मतलब कि आज जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जाते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। प्यास भी लग गई है थोड़ी थोड़ी, ठीक। सिमेट्रिक दिख रहा होगा ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये दोनों जो होना चाहिए, मार्कर भर लेते हैं। बोलते रहते हैं कि सिमेट्रिक जो होना चाहिए, सबसे पहले तो सिमेट्रिक का पहला कंडीशन है कि कोई मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक होगा। सबसे पहला कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्त? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा अभी हम बोल के बताते हैं, देखते हैं आप समझ पाते हैं कि नहीं, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होगा जिसका ट्रांसपोज वही आ जाए, मतलब सेम मैट्रिक्स हो जाए, मतलब वैसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा जिसको ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स आ जाए, प्लस में सेम मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। सिमेट्रिक का क्या है? सबसे पहले तो एक कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का आप पढ़ चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट क्यों करें आपके साथ, ठीक है। तो सिमेट्रिक का कंडीशन ये है, पहला कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा बताएं कि कोई ए मैट्रिक्स है ना, कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करने पे, यानी ट्रांसपोज के टी से और ए डैश से भी दिखाते हैं, तब ए जो है ए ही रहे, मतलब कि चेंज ना करे कुछ भी, तब इसको मतलब प्लस में ए ही रहे, ठीक है। अरे वही चीज़ रहेगा तो कोई चीज़ प्लस में ही होगा, तो अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 1 2 2 1, ये कोई ए मैट्रिक्स है, आप हमको बताइए कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अगर 80 निकालिएगा तो 1 2 और क्या 2 1, कुछ फर्क हुआ तो इसी को बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स एक दूसरे के सिमेट्रिक है, ए मैट्रिक्स एक दूसरे का सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक समझ में आया? तो देखिए एक और एग्जांपल हम सेट करते हैं 3x3 वाला, आप करके देखिएगा कि सेम ही आ रहा है कि नहीं उसका ट्रांसपोज करने पर। ट्रांसपोज तो आपको आ गया है ना, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 और क्या ही ले
2 1 3 ये कुछ बैठ नहीं रहा, तो हम लोग 231 कर देते हैं और 312। हाँ अब देखिए बन गया। अब अगर इसका ट्रांसपोज आप करेंगे ना, ए ट्रांसपोज करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, यानी पहला वाला रो को आप लिखेंगे 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा और 3 1 2 हो जाएगा। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब इसका अगर ट्रांसपोज आप निकालेंगे ना तो फिर से यही मैट्रिक्स बन जाएगा। आप ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है, आपका ये होमवर्क में कर लेना। अरे आ जाएगा यार, विश्वास तो करो, ठीक है। अब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है दोस्त? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक जैसे हम इसमें बता रहे थे कि ए का ट्रांसपोज वही आ जाता है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ ए आ जाए। क्या बताएं? स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होगा? कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ ए आ जाए। मतलब ए का जो एलिमेंट है वो तो होगा ही, लेकिन उसके पहले माइनस हो जाए तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। कनेक्शन समझ लो, मतलब ई माइनस से ए अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम स्केलर से मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं, माइनस एक प्रकार का स्केलर ही है, ठीक है। तो अगर हम बताएं कि जैसे 2 3 4 होता है ना, 2 3 4 5 है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में जाके गुना होता है, ईच ऑफ एवरी एलिमेंट में जाके गुना होता है। ये 2 के साथ इसमें गुना होगा तो कितना बन जाएगा? 4 6 8 10, इस प्रकार से मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें माइनस से गुना कर देंगे, इसमें अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्रत्येक में जाके गुना हो जाएगा, यानी -2 -3 -4 -5 बन जाएगा। समझ में आया? तो स्क्यू सिमेट्रिक को वही कहना है कि किसी भी ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना तो माइनस ऑफ ए हो जाए, मतलब ठीक है। अरे यार पहले आप और समझ लो, उसके बाद हम फिर एग्जांपल देके बतलाते हैं आपको। दूसरा कंडीशन ए देखिए, दूसरा एक कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार वाला है। जैसे हम अगर हम पूछेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डायगोनल वाला एलिमेंट होता है वो कौन होता है? कौन सा होता है? कौन होता है? बता दो जल्दी। डायगोनल वाला एलिमेंट। तो आपका जवाब अगर आप जान रहे होंगे, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए, तब आपका जवाब आएगा A11 एक डायगोनल एलिमेंट है, A22 A33। मतलब डायगोनल वाला एलिमेंट वो होता है, डायगोनल वाला एलिमेंट जिस रो में होता है, नंबर ऑफ जिस रो में उतना ही नंबर ऑफ कॉलम में होता है। जैसे कि कोई एलिमेंट A11 होता है, मतलब पहला रो और पहला कॉलम है, A22 A33 A44, तो ये सब जो होता है एक डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। मतलब जिस रो में रहेगा, जिस नंबर ऑफ रो जिस रो में उसी नंबर ऑफ कॉलम में। अरे रो की संख्या जो होगी ना वही संख्या उसकी कॉलम की भी होगी, ठीक है। तो A111 A22 A33 ये सब जो है किसी भी मैट्रिसेस का डायगोनल वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, मतलब I और J का मान उसमें सेम होता है। तो अभी देखिए स्क्यू सिमेट्रिक लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब आपको लग रहा है क्या बता रहे हैं, रुकिए बताते हैं ना। जैसे AIJ होता है, ठीक है, AIJ होता है, तो इसका जो डायगोनल वाला AIJ है, हम बताएं कि इसका कोई भी ये जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब माइनस ऑफ मैट्रिक्स AIJ हो जाए, ठीक है, AIJ हो जाए। और अभी हम बताए हैं, अभी हम क्या बताएं कि कोई भी डायगोनल वाला एलिमेंट A11 A22 A333 होता है, मतलब I और J का मान सेम है, I J का मान सेम है ना भाई। तो मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल वाला एलिमेंट के बारे में बात करें तो I लो यार, डायगोनल के बारे में ही बात, मतलब कि एलिमेंट के बारे में बात करें तो आई मतलब तो जे कर देते हैं, तो आई क्योंकि दोनों तो सेम होता है ना। अरे यार A11 और A22 में I का मान 1 और J का भी मान 1, तो दोनों तो बराबर ही है ना। इसमें देखेगा तो I का मान 2 J का मान 2। ये सब जिसको कन्फ्यूजन होगा लेक्चर नंबर 1 में जाके देख लीजिए आप, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बताया गया और अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अब ऐसा वाला ये सब तो समीकरण वगैरह सोल्व करने आता ही है कि ये AI है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो AI बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0, अभी हो गया 2AI इज इक्वल टू 0, तो AI इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो दिखला रहा है ना AI, मतलब जो I का मान वही J का मान, पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम हम लिखने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन I का मान जो J को ही डिनोट करेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम को ही बतलाएगा, ठीक है ना। तो AI इज इक्वल टू 0, मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल वाला एलिमेंट होगा ना, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। ये डायगोनल वाला एलिमेंट के बारे में बात करता है। तो अब आप सोचो कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा कोई भी मैट्रिक्स, तो उसका डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? अरे भाई क्या होना चाहिए?
समझ गया होगा, अब तो समझ गया। मतलब प्रत्येक जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। आप देखिए खुद से कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक बना लेंगे। सबसे पहला तो ये पता चल गया कि कोई भी मैट्रिक्स का जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा, यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब उसका डायगोनल वाला एलिमेंट जीरो होगा। ठीक है, और बनाने का अब जो तरीका है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बना दें हम, तो उसका कंडीशन है ई एफ जी, और यहाँ पे माइनस सी माइनस एफ माइनस जी। ऐसा वाला एलिमेंट अपने मन से सोच लिए कुछ, जैसे कि ई के जगह पर 2 सोचें तो फिर यहाँ पे -2 सोचना पड़ेगा, एफ के जगह पर 3 सोचें तो यहाँ पर -3 सोचना पड़ेगा, जी के जगह पर 4 सोचें तो यहाँ पर -4 सोचना पड़ेगा। तो हम गारंटी देते हैं कि ऐसा कोई मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे ना तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, यानी इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ऑफ ए चीज आएगा, जो कि होगा मतलब कि माइनस ऑफ ए ई एफ, मतलब ये जीरो है, माइनस ई और ये क्या जीरो और जी और माइनस एफ और माइनस जी और जीरो, मतलब ये माइनस ऑफ इतना आएगा। और फिर जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस, अरे यार यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो ई एफ और क्या ई माइनस में तो ई प्लस में, अरे माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा, सॉरी ई माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, जीरो ई जो प्लस में तो ई माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, और अब ई एफ हो जाएगा प्लस में, ई जी हो जाएगा और ए जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो ए बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आप अपने से कोई एक रियल नंबर पे एग्जाम्पल मतलब डिजिट लेके ना एग्जाम्पल ले ले, थ्योरी यही है। स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का थ्योरी, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा यदि उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए होना चाहिए। और बनाने का तरीका अभी हम प्रूव किए हैं भाई, बताए हैं कि कोई भी स्क्यू सिमेट्री का डायगोनल वाला एलिमेंट जीरो होगा। और बाकी बनाने का तरीका ये है कि अरे ई एफ जी हम माने ना, आप कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अल्फाबेट का कोई भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो जहाँ जैसे इस कंडीशन में जैसे यहाँ पे ई एफ जी रखें तो यहाँ पे माइनस सी रखना होगा, माइनस एफ माइनस सी। ठीक है, नहीं समझा? अरे पहला वाला रो का अगर पहला वाला है, दूसरा वाला एलिमेंट है और तीसरा वाला एलिमेंट है तो पहला वाला कॉलम में वही हो जाएगा, दूसरा वाला एलिमेंट वही और तीसरा वाला एलिमेंट, माइनस खाली लग जाएगा उसमें। कनेक्शन समझो ना भाई। ठीक है, अभी कुछ डिजिट पे देखिए सजाते हैं। ए जैसे कि ले लेते हैं, सबसे पहले तो अगर कोई स्क्यू बनाएगा तो सबसे पहले इसको 0 0 कर देना, और यहाँ पे 1 ले रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा -1 -2 और -3। ये एक प्रकार का स्क्यू सिमेट्रिक है, चैलेंज कर रहे हैं। अगर इसका ट्रांसपोज हम करें तो ट्रांसपोज तो आता ही है ना, इसको AT भी लिख सकते हैं, A डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा 0 1 2 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब देखो हम बोले थे कि तभी होगा जब AT = माइनस ऑफ ए होना चाहिए। तो माइनस हम इससे कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन भी ले लो चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन ले लो चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। देखो ये पूरा मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम मिल रहा है, और इससे पहले क्या आ रहा है माइनस, तो ये एक प्रकार का क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, टाइम आज थोड़ा कम ही रहने देते हैं, तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम अगले क्लास में बताएंगे। आज इतना तक ही रहने दीजिए मेरे दोस्त। आपको समझ में आ गया होगा 100%। तो आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन होगा कि कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है NCERT में, तो आप लोग मतलब कि कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। एक चली गई तो क्या हुआ, दूसरे तैयार होकर बैठी है, गर्लफ्रेंड नहीं टेंशन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इजी मैथ का हर एक वीडियो, ताकि आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और इतने मस्त जोक पे एक शायरी बनती है, तो शायरी हम आप लोगों के लिए सुना देते हैं, बहुत ही मज़ेदार वाला। ठीक, शायरी एक अच्छी सी शायरी सुना देते हैं। शायरी कुछ मिलो जल्दी 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 जल्दी।
हाँ, तो शायरी इस प्रकार है, शायरी इस प्रकार है कि शौक़ को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। शौक़ को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल मेहनत करने पर, मिल जाती है मंजिल मेहनत करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच।